Hello students, how are you all? I am Dr. Mahendra Thori, once again with a new video on social anthropology, paper second, BA part first. विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में चर्चा की थी। इसी संबंध में हमने कुछ डायग्राम्स के माध्यम से सामान्य समाज ये एंथ्रोपोलॉजी और फिर एंथ्रोपोलॉजी की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर विशिष्ट एंथ्रोपोलॉजीज ने जो जन्म लिया है, जिन्होंने मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, उनके बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की कुछ विशेषताएं देखेंगे, डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी विषय का एक दृष्टिकोण होता है। जिस प्रकार से हर विषय का एक अध्ययन क्षेत्र और एक अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु होती है, उसी प्रकार हर वैज्ञानिक अध्ययन विषय का एक दृष्टिकोण होता है, एक विशिष्ट तरीका होता है, एक नज़रिया होता है, एक झुकाव होता है, एक एंगल होता है, एक लेंस होता है, जिसको अपनाकर वो अपनी जो विषय वस्तु है उसके विभिन्न पक्षों की वो स्टडी करता है, वो अध्ययन करता है। और ये अध्ययन परिप्रेक्ष्य ही है किसी विषय का, जो उसे अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों से अलग बनाता है, विशिष्ट बनाता है। क्योंकि अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो जितने भी समाज विज्ञान हैं, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो सारे मानव और मानव जीवन के अलग अलग पक्षों के संबंध में ही अपना अध्ययन करते हैं। लेकिन ये और इन सब की अध्ययन पद्धतियाँ भी एक ही है, क्योंकि ये सारे वैज्ञानिक अध्ययन हैं, क्योंकि ये सभी व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं मानव जीवन और उसके विभिन्न पक्षों का। तो अध्ययन पद्धति के आधार पर ये सब लगभग समान होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो इन्हें अलग बनाती है, इनमें एक प्रकार की विशिष्टता को जन्म देती है और इनकी उपयोगिता और समीचीनता को स्थापित करती है? तो इसका जवाब है निस्संदेह वो एक परिप्रेक्ष्य ही है, जो एक विषय को अन्य समाज विज्ञानों से अलग बनाता है। तो इस क्रम में देखें तो मानव शास्त्र का भी एक परिप्रेक्ष्य है, एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है। ये जो परिप्रेक्ष्य है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, मानव शास्त्र पहले हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मानव शास्त्र मानव और उसके कार्यों, मैन एंड हिज वर्क की उसकी समग्रता में अध्ययन करता है, इन इट्स टोटलिटी स्टडी करता है। वो किसी विशिष्ट भाग का विशिष्टवादी दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं करता है। अर्थात मानव शास्त्र मानव जीवन, कार्य और अनुभव क्षेत्र से संबंधित सभी पहलुओं का, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपर्टीज और ह्यूमन लाइफ व्यवस्थित अध्ययन करता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है। इसी कारण मानव शास्त्र की विषय वस्तु अत्यधिक विविध, वेरी डाइवर्सिफाइड हो गई है और अध्ययन क्षेत्र जो स्कोप है वो काफ़ी विस्तृत, एक्सपेंडेड हो गया है। इस कारण कतिपय आलोचकों ने तो इसे बिना विभाग का विज्ञान, ए साइंस विदाउट पोर्टफोलियो तक कह दिया है। क्योंकि अब ये साइंस विदाउट पोर्टफोलियो इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव शास्त्र है वो ऐसा कोई भी आयाम, मानव जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष या आयाम नहीं छोड़ता है जिसके बारे में वो अध्ययन नहीं करता है। तो इतना अधिक सामान्य और इतना अधिक विस्तृत अध्ययन होने की वजह से इसे अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान है या अन्य सामाजिक विज्ञान है, उन पर इसकी निर्भरता स्वतः ही बढ़ जाती है। क्योंकि अन्य जो विज्ञान है, प्राकृतिक या सामाजिक, वो अपने एक विशिष्टवादी दृष्टिकोण से बहुत अधिक गहराई के साथ एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं मानव जीवन, उसके विभिन्न पक्षों का।
वहीं मानवशास्त्र है वह सामान्यीकृत दृष्टिकोण से, यह एक जनरलाइजिंग अप्रोच के साथ मानव जीवन उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो अपने अध्ययनों में एक बारीकी, एक 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 सुनिश्चितता या एक सटीकता लाने के लिए, प्रिसाइजनेस लाने के लिए इसे अन्य मानव विज्ञान, अन्य समाज विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों की फाइंडिंग्स, उनकी थियोरीज, उनकी अवधारणाएं और उनकी अप्रोच पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। और इसी इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए इसके जो आलोचक हैं उन्होंने कहा है कि मानवशास्त्र तो एक प्रकार का एक ऐसा विज्ञान है जिसका कोई कोई पोर्टफोलियो नहीं है, एक विभाग रहित विज्ञान है, यानी कि इसका कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है, कोई विशिष्ट विषय वस्तु नहीं है। ये वही करता है जो अन्य समाज विज्ञान अधिक सटीकता और अधिक प्रिसाइसनेस के साथ कर पाते हैं, जो निस्संदेह मानवशास्त्र दृष्टिकोण की सही विवेचना नहीं हो सकती है। लेकिन ये एक आलोचना है, और आलोचना तो आलोचना होती है, जबकि वास्तविकता ये है कि मानवशास्त्र का अपना एक विशिष्ट अप्रोच है, विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है और विशिष्ट विषय वस्तु है। वास्तव में मानवशास्त्र एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण से अपनी विषय वस्तु का अध्ययन करता है। मानवशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसकी निम्नलिखित विशेषताओं की हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो होलिस्टिक है, यानी कि समग्रतावादी है। वो कंपैरेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करता है, यानी कि तुलनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने अध्ययन करता है। वो हिस्टोरिकल मेथड को या अप्रोच को अडॉप्ट करता है, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ अपना अध्ययन करता है। और वो उसकी जो थ्योरीज है वो ग्राउंडेड है, उसकी जो अप्रोच है वो ग्राउंडेड है, यानी कि वो एम्पिरिकल स्टडीज पे जोर देता है, यानी कि फील्ड अप्रोच पर जोर देता है। और इसी फील्ड अप्रोच को हम एथनोग्राफी, जो एक टेक्निक है एथनोग्राफी, उसका अध्ययन करता है, उसका उपयोग लेकर अपना अध्ययन करता है। उसी प्रकार प्राकृतिक जो नेचुरल या फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो बायोमेट्री, सेमेटोमेट्री, आप एंथ्रोपोमेट्री, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके उपयोग से वो अपना अध्ययन करता है। तो ये जितनी भी तकनीकें हैं, टेक्निक्स ऑफ स्टडी हैं, ये सारी ग्राउंडेड हैं, ये ग्राउंड पे जाकर और वहीं पे अध्ययन करती हैं। इन्हीं की सहायता से जो फील्ड वर्क है या जो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट है उसी में मानव और मानव संस्कृतियों का अध्ययन करता है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। और जो अंतिम इसकी विशेषता है वो है ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी इसकी एक अप्रोच है, मल्टीडिसिप्लिनरी इसकी अप्रोच है, अर्थात ये एक अंतर्विषयात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने अध्ययन करता है। अब हम विस्तार से इन पांचों जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। समग्रतावादी दृष्टिकोण है। मजूमदार और मदान साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मानवशास्त्र की कोई निश्चित सीमाबंदी नहीं है, इसकी कोई बॉर्डर एरिया, कोई स्पेसिफिक हम डीलिमिट नहीं कर सकते हैं, डीलिमिटेशन इज नॉट पॉसिबल। और न ही इसकी कोई अभिरुचि सीमित है, कोई लिमिटेड इसका स्कोप नहीं है। यह मानव जीवन के विभिन्न शारीरिक जैविक पक्षों एवं उसके समस्त सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए समग्रतावादी एक होलिस्टिक दृष्टिकोण को अपनाता है। अन्य शब्द में कहें तो मानवशास्त्र मानव के शारीरिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों की पारस्परिक जो अंतरक्रिया है, जो इंटर रिलेशनशिप है, इन इट्स जो म्यूचुअलिटी है, ये इंटर रिलेशनशिप डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, उनको उनकी संपूर्णता में इन द टोटलिटी समझने की कोशिश करता है। यानी कि ये किसी एक विशिष्ट भाग का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि मानव की एक और प्राकृतिक उसकी जो जैविकीय संरचना है, एनाटॉमिकल जो एक संरचना है उसकी भी स्टडी करता है, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी स्टडी करता है, जो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल है, जो फिजिकल एस्पेक्ट, उन सब एस्पेक्टों को एक एक साथ लेकर चलता है और उन सब के अंतर्क्रियाओं को समझकर एक समग्रतावादी एक दृष्टिकोण और एक समग्रतावादी ज्ञान हमें उपलब्ध कराता है मानव और मानव के कार्यों के संबंध में। यही मानवशास्त्र परिप्रेक्ष्य अन्य अध्ययन विषयों से भिन्न है और एक विशेषतामूलक दृष्टिकोण से मनुष्य के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जो समग्रतावादी दृष्टिकोण है ये सब मानवशास्त्र को अन्य जो विज्ञान है जो एक विशेषतामूलक, जो एक स्पेशलाइजिंग स्पेसिफिक दृष्टिकोण से मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, उनसे विशिष्ट बना देता है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। आज मानवशास्त्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रकारात्मक विधियों का प्रचलन है। इन्हीं यानी कि हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव और फंक्शनल
फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच है उनका उपयोग किया जाता है। मानवशास्त्र किसी विशिष्ट सांस्कृतिक समूह का विवरण नहीं है, किसी विशिष्ट सांस्कृतिक समूह का विवरण नहीं है, बल्कि यह विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत करता है। यानी कि ये क्रॉस कल्चरल अप्रोच के साथ विभिन्न जो सांस्कृतिक समूह हैं उनका एक तुलनात्मक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन करता है। ये देखने की कोशिश करता है कि विभिन्न जो सांस्कृतिक समूह हैं उनके बीच में जो समानताएं हैं वो किस कारण से हैं और जो भिन्नताएं हैं उनके क्या कारण रहे हैं, क्या ऐतिहासिक कारण रहे हैं, इनकी वो जांच पड़ताल करता है। अब है मानवशास्त्र 2 स्तरों पर तुलनात्मक विधि को अपनाता है। जो पहली स्तर है वो उसका आधार है समय, अर्थात एक कालीय युग की संस्कृति दूसरे कालीय युग की संस्कृति से क्यों और किस प्रकार से भिन्न है या समान है। इन प्रश्नों का उत्तर भी मानवशास्त्र खोजने की कोशिश करता है। और ये जो अप्रोच है या ये इस प्रकार की जो अध्ययन है द्विकालिक अध्ययन या डायक्रोनिक स्टडीज का कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग-अलग समय पर T1 और T2 समय की संस्कृतियों की आपस में तुलना करता है। दूसरा है, तुलना का दूसरा आधार स्थान है। पहले का आधार समय था, अब स्थान है। यानी कि 2 अलग-अलग स्थानों की जो सांस्कृतिक प्रतिमान है उनके आपस में तुलना करता है। एक भूभाग या क्षेत्र की संस्कृति अन्य किसी भूभाग या क्षेत्र की संस्कृति किस प्रकार और क्यों भिन्न व समान है, इसका अध्ययन जब मानवशास्त्र करता है तो उसे एककालिक अध्ययन या सिंक्रोनिक स्टडी कहा जाता है। अब ये 2 बहुत अच्छे प्रश्न बन गए हैं, एक सिंक्रोनिक स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी में और डायक्रोनिक स्टडीज क्या होती हैं। तो आप ये कहेंगे कि सिंक्रोनिक स्टडीज जो है वो एक विशिष्ट समय पर T1 पर स्पेस 1 और स्पेस 2 अलग-अलग 2 स्थानों की एक विशिष्ट समय पर एक ही समय पर 2 अलग-अलग स्थानों की जो सांस्कृतिक जीवन प्रतिमान है उनकी आपस में तुलना करना और उनकी समानता और भिन्नता की व्याख्या करना से जुड़े जो अध्ययन हैं उन्हें हम सिंक्रोनिक स्टडी कहते हैं। और उसी प्रकार एक ही समय पर अलग-अलग समयों पर एक ही स्थान पर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल सपोज एक ही स्थान S1 पर T1 और T2 दो एक ही स्थान पर अलग-अलग समयों पर जो संस्कृतियाँ पाई जाती हैं उनकी तुलना में स्टडी जब हम करते हैं तो उसे डायक्रोनिक स्टडी कहा जाता है। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म। देखिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ जो है ना, एक सेकेंड, कल्चरल रिलेटिविज्म यहाँ एक इसकी विशेषता ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि कल्चरल रिलेटिविज्म का तात्पर्य है कि जब मानवशास्त्री विभिन्न सांस्कृतिक जो संदर्भ है उनकी स्टडी करता है तो वह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है और किसी भी संस्था या किसी भी सांस्कृतिक तत्व का जब वो अध्ययन करता है तो उसी संस्कृति के एक अंग के रूप में उस सांस्कृतिक तत्व की स्टडी करता है, न कि अपनी संस्कृति की जो मापदंड है या जो एक तरह से आदर्श है, मूल्य है, उनके संदर्भ में उस विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व का वो विश्लेषण कर मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर अपने मन में या तो अपने स्वयं की संस्कृति को उच्च स्तर की स्थापित करने की कोशिश करता है और दूसरों की संस्कृति को निम्नता के दृष्टिकोण से देखता है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से एक मानवशास्त्री अपने अध्ययन में बसता है और यह दृष्टिकोण अपनाता है कि हर संस्कृति अपने आप में समान रूप से उपयोगी है, हर संस्कृति अपने आप में समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक संस्कृति के सांस्कृतिक तत्वों को उसी संस्कृति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, उसी बड़ी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही उसका अध्ययन किया जा सकता है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। तो किसी भी सांस्कृतिक तत्व का विश्लेषण एवं मूल्यांकन उसी सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में किया जाना न्यायोचित है जिसका कि वह एक अंग है। अब मेटा स्पेंसर ने स्पष्ट रूप से लिखा है ऑल कल्चर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सारी जो संस्कृतियाँ समान रूप से उपयोगी है।
वस्तुतः यह दृष्टिकोण आत्म केंद्रितवाद, अब देखिए सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के जस्ट अपोजिट एक भावना होती है जिसको जिसको कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। ये एक ऐसी विकृत एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक दशा होती है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपने सांस्कृतिक तत्वों को अन्य सभी संस्कृतियों और उनके तत्वों से अधिक सुपीरियर मानता है, अधिक उच्च स्तर का मानता है, और निम्न और जो अदर्स हैं, जो अदर कल्चर्स हैं, उनके प्रति एक निम्नता की भावना उसके मन में घर कर जाती है। तो इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया मानवशास्त्री नहीं अपनाता है, बल्कि इसके विपरीत सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को अपना करके, दृष्टिकोण को अपनाकर वो अपना अध्ययन करता है और अपने पक्षपात को हटाकर, पक्षपातपूर्ण रवैयों को हटाकर अपने अध्ययन में वैज्ञानिकता के पुट को या वैज्ञानिकता के अंश को बढ़ाने की कोशिश करता है। अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैयों को नकारता है। उदाहरणार्थ, एक मानवशास्त्री जब टोडा जो जनजाति है अपने साउथ इंडिया की, वहाँ एक प्रथा है बहुपति विवाह। तो इस प्रथा का अध्ययन जब मानवशास्त्री करता है तो वह, और यदि मान लीजिए मानवशास्त्री अमेरिकन मानवशास्त्री है जहाँ एक विवाह प्रथा प्रचलित है, तो टोडाओं की बहुपति विवाह प्रथा का अध्ययन करते समय व्यक्ति अपनी संस्कृति के एक विवाह प्रतिमान का जो एक का दृष्टिकोण है उसके आधार पर वो उनमें हीनता या निम्नता या उच्चता के क्रम को नहीं ढूंढता है, बल्कि टोडा संस्कृति में बहुपति विवाह का अध्ययन उस संस्कृति के हिस्से के रूप में, उस संस्कृति के को अपनाने वाले लोगों के उस विवाह के पीछे क्या तर्क है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वो भूमिका उस वृहद सांस्कृतिक प्रतिमान में उस एक बहुपति विवाह की क्या भूमिका है, उनके बारे में उसका अध्ययन करता है। तो संस्कृति के मानदंडों के संदर्भ में विश्लेषित करना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को अपनाता है, न कि आत्म केंद्रितवाद को। अब देखिए, नेक्स्ट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मैंने शुरू में आपको बताया था कि मानवशास्त्र अतीत और वर्तमान की और आदिम और आधुनिक दोनों प्रकार की सांस्कृतिक प्रतिमानों या संस्कृतियों का अध्ययन करता है। मानव समाजों संस्कृतियों का अध्ययन करता है। समकालीन आदिम और आधुनिक संस्कृतियों में विद्यमान जो आज कंटेम्प्रेरी प्रिमिटिव और कंटेम्प्रेरी मॉडर्न संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों की संस्थाओं, मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि जैसे तत्व हैं, उनका जो आज वर्तमान स्वरूप है, उन वर्तमान स्वरूप को वो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करता है कि उन समाज जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का प्रारंभिक स्वरूप क्या था और उन अपने प्रारंभिक स्वरूप से किस उद्विकासीय क्रम को अपनाते हुए वो आज अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। इस बारे में या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अध्ययन हमेशा से ही मानवशास्त्रीय अध्ययनों या मानवशास्त्रियों के लिए रुचि का विषय रहा है। और ये इस प्रकार के अध्ययन तभी संभव है जब मानवशास्त्री ऐतिहासिक पद्धति यानी कि हिस्टोरिकल मेथड को अपनाते हुए इस प्रकार के उद्विकासीय मतलब अपने अध्ययन को करता है। अब अंतिम मानवशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उसकी विशिष्टता की अंतिम जो गुण है या प्रकार है वो है अंतर्विषयात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि हम जानते हैं कि मानवशास्त्र मानव और उसके कार्यों के लगभग सभी आयामों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इस हिसाब से देखें तो मानवशास्त्र जो अलग अलग प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है जो मानव के जीवन के विभिन्न पक्षों का विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, उनके साथ या उनके अध्ययनों या उनके सिद्धांतों या उनकी अवधारणाओं, अध्ययन पद्धतियों और खोजों का सारा वो निश्चित रूप से लेता है एक मानवशास्त्री अपने अध्ययनों में, और बदले में अपने जो अध्ययन है या अपनी जो खोज है या डिस्कवरीज फाइंडिंग्स वगैरह है उनसे उन विषयों के जो उपलब्ध ज्ञान के भंडार है उसमें या तो वो कुछ ऐड करता है या उसमें संशोधित करने के लिए आधार तैयार करता है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि मानवशास्त्र का अन्य प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ एक प्रकार का लेन देन का संबंध है, एक प्रकार के उनके बीच में स्पष्ट रूप से मजबूत लिंकअप्स है और एक इंटेलेक्चुअल किनशिप उनके बीच में हम देख सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने मानव के परिप्रेक्ष्य की बात की और मानव शास्त्र का परिप्रेक्ष्य की वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन से लक्षण हैं जो इसे अन्य प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों से अलग बनाता है, विशिष्ट बनाता है और एक उपयोगी अध्ययन के रूप में स्थापित करता है।
अगली वीडियो में हम मानव शास्त्र की जो शाखाएं हैं अलग अलग, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।